हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज भारती के नॉवेल प्रेत की दुल्हन का 8वां भाग। क्योंकि मेरे मित्र राजेश ग्रेवाल की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इस वजह से इस नॉवेल को अब मैं कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका 8वां भाग। आशीष दूसरे दिन सुबह की गाड़ी लेकर उनके घर पहुंच गए। उसने नाश्ता भी यहीं मामू के साथ किया और फिर दोनों घर से निकल गए। वे गोधरा पहुंचे। उस जंगल के प्रारंभ में जो ढाबा था वह खुला हुआ थी। रेडियो बज रहा था। ढाबे के मालिक ने आशीष को फौरन पहचान लिया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब कैसे आना हुआ इधर। हम अंदर जा रहे हैं, इमली वाले बाबा के दर्शनों के लिए। ये मेरे मामू हैं, इन्हें लेकर जा रहा हूँ। गाड़ी यहीं खड़ी करनी है, ज़रा ख्याल रखना। आशीष ने गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, आप बेफिक्र होकर जाएं और पत्थर खाकर वापस आ जाएं। ढाबे के मालिक ने हंसकर कहा, गाड़ी आपको यहीं खड़ी मिलेगी। जंगल के भीतर तक गाड़ी ले जाने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए गाड़ी जंगल के बाहर ही छोड़नी पड़ी और वे पैदल ही उस पगडंडी पर बढ़ गए जिस पर वे पहले मोटरसाइकिल पर गए थे। यह होटल अच्छे लोगों का मालूम नहीं होता। जंगल में दाखिल होते मामू बोले, हाँ, घटिया किस्म के ग्राहकों का अड्डा ही लगता है। आशीष बोला, लेकिन इसका मालिक अच्छा आदमी है, कोई खतरे वाली बात नहीं। वो होटल वाला कह रहा था कि बेफिक्र होकर जाएं और पत्थर खाकर आएं। वो मामू, दरअसल बात यह है कि इमली वाले बाबा के बारे में मशहूर है कि कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वह उन्हें पत्थर मारकर भगा देता है। फिर इमली वाले बाबा ने हमें सख्ती से मना कर दिया था कि हम उनसे अपनी मुलाकात का जिक्र किसी से ना करें। हम एक फेरा लगा गए। होटल मालिक ने यकीनन यही समझा होगा कि हमें भी बाबा ने पत्थर मारकर भगा दिया होगा। यही सोचकर उसने शायद आज भी ऐसे ही कहा है। आशीष ने बताया और हंस दिया। अब इसे क्या मालूम कि बाबा ने हमें मुलाकात का सौभाग्य बख्शा था। ओह, तो ये बात है। मामू ने समझने वाले अंदाज में सिर हिला। फिर तो सचमुच ही तुम खुशकिस्मत हो कि बाबा ने खुले दिल से तुम्हारा स्वागत किया और तुमसे मदद का वादा भी किया। उनमें इमली वाले बाबा को लेकर ही बातचीत होती रही और वे यथासंभव तेजी से रास्ता तय करते रहे। पगडंडी के बाद उन्होंने पत्थरों वाला रास्ता तय किया और फिर अंततः नहर पर आ निकले। ठीक उसी जगह जहां आशीष व उसके दोस्त समीर ने एक दूसरे पर पत्थर रखकर निशानदेही बनाई थी। वे पत्थर अब भी वैसे के वैसे रखे नजर आए। अब आशीष के कदमों में और भी तेजी आ गई थी। वह मामू से संबोधित होकर बोला, मामू, अब हम अपनी मंजिल के करीब आ गए। नहर के बीच वह इमली वाला पेड़ अब नज़दीक ही है। वे नहर के किनारे किनारे चलते गए। हरबंस मामू को यह शांतमय इलाका बहुत पसंद आया था। कुछ दूर चलने के बाद ही उन्हें नहर के बीचों बीच उठा वह भारी पेड़ नजर आने लगा। वह पेड़ के सामने पहुंचे तो उन्हें इमली वाले बाबा कहीं नजर नहीं आए। पत्थर भी खाली था और पेड़ के तने में बना हुआ वह मेहराब भी, खोखा भी। यहाँ तो बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे। आशीष परेशान हो उठा। हो सकता है पेड़ के पीछे हो। मामू ने अंदाज़ा लगाया। मैं जाकर देखूं? आशीष बोला। हाँ, जाओ। अगर वो पेड़ के उस तरफ है तो मुझे इशारा कर देना, मैं आ जाऊंगा। आशीष ने जूते जुराबे उतार कर एक तरफ रखे, पैंट के पहुँचे जहाँ तक लिपट सकते थे लपेट लिए और पानी में पहला कदम रखा। और फिर उसने दूसरा कदम आगे बढ़ा ही था कि आवाज़ आई, ठहर जा। आशीष ने सिर उठाकर देखा। इमली वाले बाबा अचानक ही पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ गए थे और उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ आने से रोक रहे थे। आशीष का उठा कदम उठा का उठा रह गया। वह जैसे पत्थर हो गया। तू वापस जा और उसे हमारे पास भेज जो तेरे साथ आया है, बाबा ने हुक्म दिया। यह आदेश सुनते ही आशीष हरकत में आ गया। वह फौरन पानी से निकल आया। फिर मामू से कहा, मामू, आप जाएं, बाबा आपको बुला रहे हैं। मेरे सौभाग्य, मामू ने कहा। और फिर उन्होंने अपने जूते उतारे, पजामा ऊंचा किया और पानी में घुस गए। ठंडे पानी से गुजरकर ऊंची नीची सीढ़ियों पर पहुंचकर वे चबूतरे पर चढ़ गए। आशीष ने देखा कि इमली वाले बाबा पलटकर जा चुके थे। अब उन्होंने पत्थर पर बैठकर आसन जमा लिया था। आंखें बंद थी। मामू उनके सामने पहुंचे और फिर घुटनों के बल आदर से बैठ गए। इमली वाले बाबा ने कुछ एक सेकंड बाद अचानक आंखें खोली। अपनी इन लाल लाल आंखों से हरबंस मामू को घूरा। ये अंगारा आंखें देखकर हरबंस मामू को भी काले बिल्ले की आंखें याद आ गई। कुछ ऐसा ही एहसास आशीष को भी बाबा की आंखें देखकर हुआ था। क्यों आया है? हमने इस लड़के को मना किया था कि किसी को हमारा पता ना बताए, लेकिन ये नहीं माना। ये तुझे यहाँ ले आया है। कल को तू किसी और को भेज देगा और फिर यहाँ सिर ही सिर दिखाई देंगे। यहाँ कव्वालियाँ शुरू हो जाएंगी। बाबा ने नाराज़गी दिखाई। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, आप नाराज़ ना हो। मैं यहाँ अपनी किसी गर्ज से नहीं आया हूँ, बल्कि आशीष के सिलसिले में आपसे मिलने आया। इजाज़त हो तो कुछ निवेदन करूँ? मामू ने जैसे विनती की। हाँ बोल, ज़्यादा औपचारिकता न दिखा। बाबा अभी भी खफा थे। आपके सिपाही बिरजू कलंदर और पीरागढ़ी के उस प्रेत में जो मुकाबला हुआ,
उसके बारे में तो आपको मालूम हो गया होगा। मामू ने बात शुरू की। हाँ, आगे बढ़। पीरागढ़ी का प्रेत नीलम की शक्ल में बाहर आया। आशीष उसे देखकर अपनी भावनाओं पर काबू न पा सका और खेल बिगड़ गया। दरअसल पीरागढ़ी का प्रेत बड़ा धूर्त है। वो अपने फरेबों से इंसान को नहीं मारता, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके भी आजमाता है। मैंने उस पर काबू पाने के लिए कब्रिस्तान में एक अमल किया था, लेकिन उसने आखिरी वक्त में अपनी चालाकी से उस अमल को नकारा कर दिया और फिर मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं संक्षेप में बोल। बाबा ने उसकी बात काटी। इस बार भी उसने बिरजू मलंग का ध्यान बांट दिया और उसे हिसार से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। बिरजू मलंग की बात ना कर, अपनी बात कर। बाबा जी, मेरे पास तंत्र मंत्र के अमलों की एक दुर्लभ किताब थी, जो पहले तो गुम हो गई थी और फिर जब मिली तो उसमें से महत्वपूर्ण पृष्ठ फटे हुए थे। किताब की बात न कर, अपनी बात कर। मैं आशीष के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। अब क्या हो सकता है? जो बेवकूफ़ी होनी थी वो हो गई। बाबा का इशारा बिरजू मलंग की तरफ था। ज़्यादा आत्मविश्वास शरीर का कोड होता है। हमने भेजा था छुटकारा दिलाने, वो अपनी ताकतों का प्रदर्शन करने बैठ गया। हम यहाँ दुनिया से छिप कर बैठे हैं। हम चाहे तो यहाँ रोज़ मेले लगवा सकते हैं, अपनी जय जयकार करवा सकते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। बस खामोशी से बैठे अपना काम किए जाते हैं। खैर, बिरजू कलंदर को अपने किए की सज़ा मिल गई है। वो अब आइंदा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। हरबंस मामू की हिम्मत न हुई कि वह बाबा से पूछते कि बिरजू कलंदर को क्या सज़ा मिली और क्यों मिली। उनकी नज़रों में तो गलती आशीष की थी। अगर वह नीलम को देखकर बेअख्तियार होकर न भागता तो बिरजू कलंदर की एकाग्रता न टूटती और न वह सुरक्षा चक्र से निकलता। बहरहाल, ये मामला तो बाबा और बिरजू के बीच का था। वरना कुछ कहने पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। वह वहाँ बाबा से बात करने आए थे, प्रेत से छुटकारा पाने का कोई अमल जानने आए थे। इमली वाले बाबा अपनी बात कहकर चुप हो गया और अपनी आंखें फिर बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी लाल अंगारा आंखें खोली व बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त हाथ से निकल गया। अब लकीरें रह गई हैं। उन्हें पीटते रहो, सांप तो निकल गया। हरबंस मामू की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने सवालिया लेकिन अनुरोध भरी नज़रों से बाबा को देखा। मैं कह रहा हूँ, सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा? बाबा जी, मैं समझा नहीं। मैं यहाँ कोई पाठशाला नहीं खोल रखी है जो मैं लोगों को पढ़ाता समझाता रहूँ। तू जा यहाँ से, तूने मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया। बाबा जी, हम बड़ी आस लेकर आए हैं। आप मुझे कोई अमल बता दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। किस चीज़ के लिए अमल बता दूँ? पहले जड़ तो देख समझ कर देख ले। तू तो जानता है जड़ समझने वाले बंदे को। इमली वाले बाबा ने मामू को तीखी नज़रों से देखा। हरबंस मामू को फौरन दादा गफूर का ख्याल आया। एक वही बुजुर्ग थे जिन्हें जड़ मालूम करने का अमल आता था और मामू उनसे परिचित थे। तेरे दिमाग में जो नाम आया है ठीक आया है, तू वहाँ जा, बाबा बोले। जा, वक्त बर्बाद न कर। अब इमली वाले बाबा से बहस बेकार थी। मामू फौरन उठ खड़े हुए। ठीक है बाबा जी, मैं जाता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके चरणों में फिर हाजिर हो जाऊँगा। मामू ने हाथ बांधकर सिर नवाते हुए कहा। इमली वाले बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब में आंखें बंद कर ली। मामू कुछ क्षण वहाँ रुके कि शायद जवाब में बाबा कुछ कहें, लेकिन वह कुछ ना बोले और आंखें बंद किए किए हाथ से जाने का इशारा किया। प्रणाम, मामू ने कहा। वह सीढ़ियों की तरफ पलट गई। आशीष नहर किनारे बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। मामू को वापस आते देखकर वह उनकी तरफ बढ़ा। उसने हरबंस मामू के चेहरे का जायजा लिया। अनुमान लगाना चाहा कि मामू लेकर लौट रहे हैं या खाली झोली वापस आ रहे हैं। मामू के चेहरे पर संजीदगी थी। जब वह पानी से गुजरकर आए तो आशीष ने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर खींच लिया। मामू ने अपने पैर झाड़कर मोजे और जूते पहने। उन्होंने मुड़कर इमली वाले बाबा की तरफ देखा। वह बदस्तूर आंखें बंद किए और आसन जमाए बैठे थे। मामू ने आशीष का हाथ थामा और बोले, चलो बेटे, वापस चला। क्या हुआ मामू, क्या बात हुई? आशीष ने उनके साथ कदम उठाते हुए पूछा। आगे चलकर बता दो, यहाँ से निकल चलो। वे खामोशी से रास्ता नापते रहे। पत्थरों की निशानदेही के पास से वे दोनों जंगल में प्रवेश कर गए। फिर पथरीला रास्ता खत्म हुआ। यहाँ से वह पगडंडी शुरू हो गई जो सीधी उस ढाबे पर निकलती थी। अब मामू ने इमली वाले बाबा से होने वाली बातचीत अक्षरशः दोहरा दी। सारी बात सुनकर आशीष उदास लहजे में बोला, बेचारा बिरजू कलंदर खामा खा मारा गया। हाँ, कुछ समझ में नहीं आई बात। मामू ने उलझते हुए कहा, खेल तुम्हारी वजह से बिगड़ा था। खैर, होगी कोई बात। बाबा ने बिरजू का बिना वजह सजा ना दी होगी। हो सकता है उसने बाबा की किसी आज्ञा का उल्लंघन किया। हम क्या कह सकते हैं? इमली वाले बाबा ने सारी बातें उलझा दी हैं। जब मैं आया था तो उन्होंने बड़ी साफ साफ बातें की थी, मुझे तसल्ली दी थी, दुख भरे दिन खत्म होने का आशीर्वाद दिया था, जश्न मनाने की बातें की थी। आशीष भारी मन से बोला, ऐसे लोग हमेशा एक जैसी बातें नहीं करते।
बस उनकी दिमागी रौ होती है, जिस तरफ चल पड़े। मामू ने गहरी सांस ली। आज तो उन्होंने इस मामले की कोई बात ही नहीं की। हालांकि मैंने कई बार अमल बताने का अनुरोध किया, ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने दादा गफूर का जिक्र कर दिया। कहा पहले जड़ का पता लगाओ, कि जड़ का पता लगने पर ही अमल को सोचा जाएगा। हालांकि जड़ से वह खुद अनजान ना होंगे। खैर, अब दादा कपूर से बात करनी होगी, हो सकता है उनसे कोई भेद खुले। बात करते करते वे जंगल से बाहर उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ गाड़ी खड़ी थी। आशीष ने होटल वाले का शुक्रिया अदा किया, वह फिर गाड़ी में आ बैठे। कुछ ही देर में वे गाड़ी में वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। अगला दृश्य। लंबा सफ़र तय कर आशीष अपने घर पहुंचा। वह सीधे अपने घर पहुंचा था। वे घर पहुंचे तो बलवंत कपूर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। इन्हें देखकर वह रुक गया। मामू क्या हुआ, उसने छूटते ही पूछा। मामू आप पापा को सारी बातें डिटेल से बता दो, मैं ज़रा मुँह हाथ धो लूँ, आशीष बोला। और वर्षा, तुम ज़रा बढ़िया सी कड़क चाय बनाओ। आशीष ये कहकर उठ गया। वर्षा भी उसके साथ ही उठ गई थी, लेकिन वह गैस पर केतली रखकर तुरंत ही वापस आ गई थी, हरबंस मामू की बातें सुनने के लिए। थोड़ी देर बाद ही आशीष भी मुँह हाथ धोकर आ गया। मामू सुना रहे थे, वह भी इस वार्ता में शामिल हो गया। जहाँ मामू कुछ भूलते वहाँ आशीष टुकड़ा लगा था। यूँ सबने बड़ी खामोशी से उनकी पूरी बात सुनी और फिर कितनी ही देर तक सब खामोशी बैठे रह गए। वर्षा, तुम्हारी चाय का क्या हुआ? आशीष ने इस खामोशी को तोड़ा। तब वर्षा को जैसे होश आया। ओह, मैं तो गैस पर केतली रखकर ही भूल गई। पानी तो उबलकर खत्म हो गया होगा। अब उस पानी में पत्ती ना डाल देना। मालूम है मुझे, मैं देहात से नहीं आई हूँ। वर्षा जवाब देती हुई किचन की तरफ भागी। वर्षा कुछ ही देर में चाय बनाकर ले आई। चाय पीते हुए भी खामोशी छाई रही। सभी अपने अपने सोचों में डूबे हुए थे। अंततः इस खामोशी को बलवंत न तोड़ा। वह बोला, मामू अब क्या होगा? हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। मुझे तो लगता है कि मिले वाले बाबा ने टाल दिया है। हो सकता है तुम्हारा ख्याल ठीक हो, ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। लेकिन उन्होंने पहले जड़ मालूम करने की तरफ इशारा किया। इससे कुछ उम्मीद बंधी है। वो गफूर दादा के बारे में भी जान गए थे। मुझे जड़ मालूम करने को दादा गफूर से मिलने को कहा है। मेरा ख्याल है मुझे दादा गफूर के पास भेजने के पीछे कोई राज ज़रूर है। बहरहाल, ये बात तो दादा गफूर से मिलकर ही खुलेगी, मामू चाय चुसकते हुए बोले। काफ़ी देर तक इसी विषय पर चर्चा होती रही। सबको अफसोस था तो इसी बात का कि आशीष की एक जज्बाती गलती से बना बनाया खेल बिगड़ गया था। लेकिन शायद इमली वाले बाबा की नज़र में दोष बिरजू मलंग का था। उन्होंने अपने इस सिपाही को सज़ा तक दे डाली थी। बातें करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया तो आशीष ने कहा, मामू क्या ख्याल है, चलें? अब खाने का वक्त हो रहा है। बलवंत कपूर बोला, खाना खाकर ही निकलें। ऐसे ही किया गया। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर आशीष व मामू दादा गफूर से मिलने को निकल पड़े। वे दादा कपूर के फ्लैट पर पहुंचे। सीढ़ियां चढ़कर आशीष ने घंटी बजाई तो दरवाज़ा खुद दादा कपूर ने खोला। इन दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुए। आ जाओ, बड़े बड़े लोग आए हैं आज तो। मामू व आशीष दोनों ने ही झुककर उनके पैर छुए। दादा गफूर उन्हें कमरे में ले गए। दादा अपनी चौकी पर बैठ गए। हरवंश मामू एक कुर्सी और आशीष बेड पर बैठ गया। हाँ भाई आशीष, कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ दादा, आशीष ने धीरे से कहा। और तुम हरवंश? आपकी दया है, ऊपर वाले का करम है। हाँ, सब अल्लाह का ही करम है। दादा कपूर के हाथ ऊपर की तरफ उठ गए थे। खैर बताओ कैसे आना हुआ? मामला ही ऐसा है, मामू बोले। कोई ज़रूरी काम हो तो निपटा लें, आपको एक लंबी कहानी सुनानी है। तुम लोगों की सुनने से ज़्यादा और कोई ज़रूरी काम क्या हो सकता है? पीरागढ़ी के प्रेस से जुड़ा मसला होगा। जी, तो सुनाओ। और हरवंश मामू ने पीरागढ़ी के प्रेस से जुड़े सारे हालात बयान करने के साथ साथ इमली वाले बाबा से आशीष की मुलाकात के बारे में भी सब कुछ बता दिया। किसी बिरजू कलंदर की पीरागढ़ी के प्रेस से मुकाबले में नाकामी का सुनकर दादा गफूर को बहुत दुख हुआ। वह बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे ज़्यादा बुरा ये हुआ कि इमली वाले बाबा ने मैं टाल दिया। मामू बोले, मेरा ख्याल था कि मैं उनसे कोई अमल वगैरह मालूम कर लूँगा, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई बात ही नहीं की। जब मैंने अमल का जिक्र किया तो वह बोले, किस चीज़ के लिए अमल बता दूँ? पहले मामले की जड़ तो मालूम कर लो। और जड़ बताने वाले बंदे को तू जानता है। इस पर मेरा ध्यान एकदम आपकी तरफ गया। ओह, फिर? दादा गफूर ने उत्सुकता दिखाई। फिर क्या? वो एकदम बोले, तेरे दिमाग में जो नाम आया वो बिल्कुल ठीक है। बस ये आखिरी बात की उन्होंने और हमें आपके पास भेज दिया। बंदा तो पहुंचा हुआ लगता है। दादा गफूर का इशारा इमली वाले बाबा की तरफ था। इसमें कोई शक नहीं है, मामू बोले। फिर ढूंढते हैं जड़ जड़ अमल करके, दादा गफूर ने कहा। वह उठ खड़े हुए। वह बाथरूम में गए और हाथ मुंह धोकर लौटे। फिर शीशे के गिलास में उन्होंने अंदर से पानी मंगवाया। पानी भरा गिलास अपने सामने रख तस्वीर यानी माला हाथ में लेकर मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट तक कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने गिलास अपनी तरफ सरकाया और एक सफ़ेद चादर से खुद को ढक लिया। फिर वह चंद मिनट तक यूं ही दुल्हन बने बैठे रहे।
और फिर उन्होंने वह चादर सिर से सरकाकर एक तरफ फेंक दी। उनका पूरा चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। वह चादर से ही पसीना पोंछते हुए बोले, हरबंस, मामला गड़बड़ है। क्या बादल छाए हुए हैं? नहीं, धुआं धुंध कुछ नहीं है। तो फिर क्या मामला है? धुआं न होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दादा गफूर ने स्थिति स्पष्ट की। दादा आप क्या देख रहे हैं? बेचैन आशीष बोला। आशीष तुम हरबंस मामू ने आशीष से कुछ कहना चाहा, लेकिन दादा गफूर ने हाथ के इशारे से हरबंस मामू को रोक दिया। फिर उन्होंने गहरी नज़रों से आशीष को देखा और मुस्कुराकर बोले, मैं पीरागढ़ी के प्रेत को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ साफ होने पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर तो मामला गंभीर है। हरबंस मामू ने अपना ख्याल जाहिर किया। आप एक बार और कोशिश करके देखें। ठीक है, एक कोशिश और करके देख लेते हैं, दादा बोले। सब साफ हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने अपनी तस्वीर घुमाई और फिर गिलास अपने सामने सरकाकर चादर अपने सिर पर ओढ़ ली। चंद मिनट बाद जब उन्होंने चादर हटाई तो इस बार भी उनका चेहरा पसीने में नहाया हुआ था। उन्होंने फिर पसीना पोंछा हुआ बोले, भाई ढाक के 3 पात। क्या दादा? मैं कुछ समझा नहीं। आशीष की समझ में ये सब नहीं आ रहा था। आशीष तुम मामू ने आशीष को फिर कोई चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन इस बार फिर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और फिर खुद मुस्कुराते हुए आशीष से संबोधित हुए, यानी नतीजा वही 0। फिर दादा? आशीष की बेचैनी बढ़ गई। फिर ये कि मुझे ये बताओ कि तुम दोनों कैसे आए हो? मेरा मतलब है ऑटो रिक्शा से या फिर अपनी गाड़ी से? अपनी गाड़ी से। फिर मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ, दादा गफूर उठते हुए बोले। दादा कहाँ चलना है? गुलशनपुरा और कहाँ? दादा ने हंसते हुए कहा, चलकर ज़रा तुम्हारा बंगला देख लें। यह सुनकर हरबंस मामू का माथा ठनका। दादा गफूर यूं आसानी से घर से निकलने वाले नहीं थे। अब जब वह खड़े पांव चलने को तैयार हो गए थे तो मामला ज़रूर संगीन था, लेकिन मामू ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। वह दादा के साथ ही खुद भी उठ खड़े हुए थे। आइए चले। तीनों नीचे उतरकर फुटपाथ पर आए। गाड़ी सामने ही खड़ी थी। आशीष ने ड्राइविंग सीट संभाली और फिर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। दादा गफूर और मामू दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी गुलशनपुरा के रास्ते पर मुड़ गई। गाड़ी जब उनके खाली बंगले के पास पहुंची तो आशीष को ख्याल आया कि बंगले के गेट पर तो ताला पड़ा हुआ और चाबी इसे उसके पास नहीं। तो वह दादा से बोला, दादाजी गेट पर ताला है और चाबी घर पर है। कोई बात नहीं बेटे, ऐसा करो हमें यहाँ उतार दो और खुद जाकर चाबी ले आओ। जी, कहते हुए आशीष ने नीचे उतरकर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। दादा गफूर और मामू गाड़ी से उतर गए। आशीष फिर स्टीयरिंग पर आ बैठा। मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ, आशीष ने कहा और गाड़ी भगा दी। नया घर दूर नहीं था। आशीष ने गाड़ी घर के सामने जल्दी जल्दी हॉर्न दिया और फिर उतरकर घंटी बजाई। कुछ क्षण बाद गेट शारदा ने खोला। उन्हें कुछ पूछने का मौका दिए बिना ही आशीष बोल रहा, मम्मी अपने खाली बंगले की चाबी ला दे, जल्दी करें। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी, शारदा सहम कर बोली। ओ मम्मी, वक्त खराब मत करो, दादा गफूर और मामू वहीं मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मामू और गफूर का सुनकर शारदा को सुकून मिला। वह बोली, तो ठीक है, लेकिन दादा गफूर कैसे आ गए यहाँ गुलशनपुरा? वो तो घर से निकलते ही नहीं थे। मम्मी ये बातें बाद में, आप पहले चाबी ला दें। अच्छा लाती। शारदा पलट गई। फिर कुछ ही क्षणों में चाबी आशीष के हाथ में थी। आशीष ने चाबी जेब में डाली और गाड़ी घुमाई और खाली बंगले का रुख किया। दादा गफूर और मामू उसके इंतज़ार में गेट पर ही खड़े थे। आशीष ने जल्दी से गेट पर लगा ताला खोला और पीछे हट गया। हरबंस मामू ने गेट का कुंडा खोलकर उसे अंदर की तरफ धक्का दिया। गेट के दोनों पट तेजी से खुलते चले गए। दादा गफूर ने कुछ पढ़कर कदम आगे बढ़ाया। मामू उनके साथ चले। उन दोनों के पीछे आशीष ने भी कदम बढ़ाया तो हरबंस मामू ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बोले, आशीष तुम गेट पर ही हमारा इंतज़ार करो। आशीष ने मामू की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने दादा गफूर की तरफ अनुरोध भरी नज़रों से देखा। हरबंस ठीक कह रहा है, तुम्हारा हमारे साथ जाना मुनासिब नहीं। यह कहकर दादा गफूर ने हरबंस मामू का हाथ पकड़ा व खाली बंगले के अहाते में दाखिल हो गए। आशीष गेट पर खड़ा उन्हें अंदर जाते देखता रहा। वह यही सोच रहा था कि भगवान जाने अब इनका क्या हश्र होने वाला है। आशीष नहीं जानता था कि बुजुर्ग दादा गफूर यहाँ क्यों आए, लेकिन फिर भी इतना तो जाहिर था कि वह पीरागढ़ी के प्रेत के सिलसिले में यहाँ आए। उसके दिल से फौरन दुआ निकली, हे प्रभु, दादा गफूर को अपने मकसद में कामयाब करना। दादा गफूर और मामू जब बंगले के दरवाजे पर पहुंचे तो मामू ने पलट कर देखा। आशीष की तरफ देखकर अलविदाई अंदाज में हाथ लहराया और फिर हाथ के इशारे से समझाया कि आशीष खुले गेट को बंद कर दे और बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार करे। आशीष ने इशारा पाते ही गेट के दोनों पट बंद कर दिए। पट बंद करने से पहले उसने बंगले के मुख्य द्वार पर एक नज़र डाली। दादा कपूर अंदर जा चुके थे और मामू दरवाजे में प्रवेश कर रहे थे। फिर उसने बंगले का दरवाज़ा बंद होते देखा। आशीष ने एक गहरी सांस ली और बंद गेट के एक स्तंभ से कमर टिकाकर खड़ा हो गया। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। तरह तरह के अंदेशे जन्म ले रहे थे। जाने क्या होने वाला था। अगला दृश्य।
दादा गफूर और हरबंस मामू बंगले में दाखिल हुए तो वहाँ पूर्ण सन्नाटा था। फर्श पर धूल थी, जैसे कई दिनों से इस घर की सफाई न हुई। टीवी लाउंज भाएं भाएं कर रहा था। सामान के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं था। फर्श पर कालीन नहीं था, न टेलीविजन और न ट्रॉली में रखा वीसीआर। फिर हरबंस ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम भी बिल्कुल खाली था, बस फर्श पर धूल मिट्टी नजर आ रही थी। वहां से निकलकर मामू ने किचन का रुख किया। वहां भी कुछ नहीं था। अब उन दोनों ने एक एक कमरा देखना शुरू किया। सारे कमरे भाएं भाएं कर रहे थे, वीरान पड़े थे, खाली थे। अब बस एक कमरा देखना बाकी था, आशीष का बेडरूम। हरबंस मामू इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और अब तक जो भी घटनाएं घटी थी उससे भी आगाह थे। उन्हें मालूम था कि इस कमरे में वो मोमबत्ती मौजूद है जिसे पीरागढ़ी के प्रेत ने रोशन किया था और जिसे किसी भी तरह बुझाया नहीं जा सका था। मामू जानते थे कि इस कमरे में एक शमع और भी मौजूद है, जो पिघल पिघल कर हड्डियों का ढांचा होती जा रही थी। वो थी नीलम। नीलम का कमरा खोलने से पहले हरबंस मामू ने दादा गफूर की तरफ देखा। वह आहिस्ता से बोले, ये नीलम का कमरा है। अच्छा, तब पीछे हटो, मैं देखता हूँ अंदर जाकर। दादा गफूर आगे आते हुए बोले, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मामू एकदम एक कदम पीछे हट गया। दादा गफूर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उनके होंठ तेजी से हिल रहे थे और माला के दाने उंगलियों में नाच रहे थे। कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने बंद दरवाजे पर फूंक मारी और फिर हैंडल पर हाथ रखा। हरबंस मामू जानते थे कि दरवाज़ा अंदर से बंद होगा और नहीं खुलेगा। इस कमरे को जबरन खोलने की कोशिश के परिणाम भी उनसे छिपे नहीं थे। लेकिन फिर उस वक्त उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब दरवाज़ा हैंडल पर हाथ रखते ही खुल गया। दादा कपूर ने कमरे में दाखिल होने के बजाय दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा दीवार से जा लगा। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था और आशा विपरीत ये कमरा भी खाली था। हरबंस मामू ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उन्हें पीरागढ़ी के प्रेत की जलाई व मोमबत्ती कहीं दिखाई नहीं दी। कमरे में नीलम भी मौजूद नहीं थी। कमरा खाली व वीरान था। ये क्या हुआ? मामू हैरान व परेशान हो उठे। नीलम कहाँ गई? दादा कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर संजीदगी व्याप्त थी। आओ अंदर चला, वह कमरे में कदम रखते हुए बोले। मामू ने भी कदम बढ़ा दिए। उन्होंने आगे बढ़कर कमरे की सारी बत्तियां ऑन कर दी। कमरे में उजाला फैल गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। हरबंस मामू ने आगे बढ़कर वह भी खोल दिया। बाथरूम में कोई नहीं था। दादा कपूर ने कमरे के मध्य में खड़े होकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनकी नज़रें दरवाजे पर थी। हरबंस मामू भी खामोशी से खुले दरवाजे की तरफ देखने लगे। उनका दिल धड़क रहा था। वह यही सोच रहे थे कि काले बिल्ले की खौफनाक म्याऊ की आवाज़ अब सुनाई दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर तरफ सन्नाटा ही छाया था। दादा गफूर ने पढ़ने के बाद अपनी एक उंगली अपने सिर पर दायरे की सूरत में घुमाई और फिर गुस्से से बोले, कहाँ है तू? छिप क्यों गया? सामने क्यों नहीं आता? इस ललकार के जवाब में कोई ललकार सुनाई नहीं दी। हरबंस मामू ने ठंडी और गहरी सांस ली और मुस्कुराकर दादा गफूर की तरफ देखते हुए बोले, क्या वो दफ़ा हो गया? इस घर को छोड़ गया? हाँ, दादा गफूर ने गर्दन हिलाई। और नीलम कहाँ है? मामू ने चिंतित स्वर में पूछा। कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं वो नीलम को अपने साथ तो नहीं ले गया? मामू ने अंदेशा व्यक्त किया। मुमकिन है। दादा कपूर भी चिंतातुर थे। अगर ऐसा हुआ तो बुरा होगा दादा। मेरा ख्याल है कि ऐसा हो चुका है। नीलम की गैर मौजूदगी बताती है कि वो उसे अपने साथ ले गया है। इमली वाले बाबा की बात अब समझ में आई। मामू तेजी से बोले, वो क्या? उन्होंने मुझे अमल बताने से आनाकानी की, तो उसकी शायद यही वजह थी। मामू सोचपूर्ण लहजे में बोले। अब उनकी उस बात का मतलब भी साफ हो गया जो उन्होंने उस वक्त कहा था। कौन सी बात? दादा ने पूछा। उन्होंने कहा था सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा? मामू के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वह अपने होठों पर जिवा फिराते बोले, अब मामला और पेचीदा हो गया है। पहले तो ये था कि वह हमारे सामने था, हम उसके लिए कोई ना कोई तोड़ कर सकते थे, लेकिन अब क्या करें? वो यहाँ से भाग गई इसलिए कि हम लोगों ने उसकी नाक में दम कर दिया था। उसे सुकून से नहीं रहने दे रहे थे, दादा गफूर ने कहा और फिर कमरे से बाहर निकल आए। हरबंस मामू ने कमरे की लाइट बुझा दी और खामोशी से सिर झुकाए वह भी दादा के पीछे हो लिए। उन्होंने बाहर आते ही पूछा, दादा, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बंगला छोड़ गया? हाँ, अब इसमें क्या शक हो सकता है? वो अगर यहाँ होता तो अब तक जाहिर हो चुका होता, और इस बात का किसी हद तक यकीन मुझे घर पर वह अमल करके ही हो गया था। धुआं न होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बंगले के पिछवाड़े का भी एक चक्कर लगाया। मामू की दुविधापूर्ण उलझन दूर नहीं हो रही थी। वो किस लिए? हो सकता है कि नीलम वहाँ हो। अच्छा, देखाओ।
अपनी तसल्ली कर लो, मैं गेट की तरफ चलता हूँ। आप 1 मिनट यहीं ठहरे दादाजी, मैं पिछवाड़े बगीचे में देख कर आता हूँ, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, वह आशीष के सामने नहीं हो सकती। ठीक है, मैं यहीं हूँ, तुम चक्कर लगाए। हरबंस मामू तेज़ तेज़ कदमों से बंगले के पिछवाड़े पहुँचे। वहाँ उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। ना नीलम थी, ना उसका कोई निशान। वह शर्मिंदा होकर वापस आए और बोले, उधर कोई नहीं है, होना भी नहीं था। दादा बोले, खैर बता क्या बात करना चाहता था तू? यही क्या मैं यहाँ के हालात के बारे में बता देना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से बता देना चाहिए, दादा गेट की तरफ बढ़ते हुए बोले। उसे बहुत सदमा पहुँचेगा, मामू बोले। अभी तक तो उसे यही तसल्ली थी कि नीलम इस बंगले में और किसी भी वक्त उस शैतान के चंगुल से छुटकारा पा सकती है। अब जब उसे ये मालूम होगा कि नीलम इस घर से जा चुकी है और वह भी किसी नामालूम दिशा में, तब वह बहुत परेशान होगा। तब क्या उसे सिर्फ इतना ही बताएं कि पीरागढ़ी का प्रेत अब इस घर में नहीं है? ऐसे में वो नीलम के बारे में सवाल करेगा तो फिर क्या जवाब दोगे? दादा गफूर बोले, मेरा ख्याल है कि उससे हकीकत मत छुपाओ, बड़े हौसले और सब्र वाला लड़का है, बर्दाश्त कर जाएगा। फिर हम दोनों भी तो हैं, मिलकर तसल्ली देंगे उसे। झूठी तसल्ली? झूठी तसल्ली देने में क्या हर्ज है? दादा ने समझाया। फिर हम उस प्रेत का पता ठिकाना मालूम करने की कोशिश करेंगे ही। अगर कामयाब रहे तो वह तसल्ली झूठी ना रहेगी। वे दोनों बातें करते हुए गेट तक आ गए। गेट बंद था। बेचारा बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होगा, दादा बोले, और बेचैनी से खुशखबरी के लिए ललायित होगा। मामू दुखी मन से बोले, इस लड़के की किस्मत ही खराब है, काम बनते बनते बिगड़ जाता। दादा के सर में उसके लिए सहानुभूति थी। मामू ने आगे बढ़कर गेट को हिलाया। गेट को हिलते देखकर आशीष चौंका। उसने फौरन गेट खोल दिया। उन दोनों को सकुशल देख आशीष को खुशी हुई। गेट पर ताला लगा दो, मामू ने कहा। आशीष ने गेट बंद करके उसमें ताला लगा दिया। इस बीच दादा गफूर और मामू गाड़ी में बैठ चुके थे। मजबूरन आशीष को भी ड्राइविंग सीट संभालनी पड़ी। आशीष ये जानने को बेताब था कि अंदर क्या हुआ, लेकिन दोनों बुजुर्ग कुछ बताने के मूड में ही नजर नहीं आ रहे थे और वह चाहता नहीं था कि खुद पूछे। आशीष ने इंजन स्टार्ट किया तो मामू बोले, मुझे अपने घर छोड़ दो और फिर दादा गफूर को छोड़ाना। जी, दादा गफूर को तो मैं छोड़ाऊंगा, आशीष बोला, लेकिन इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? दादाजी को भी अपने साथ घर ले चलते हैं, कुछ देर बैठकर चले जाएंगे। इस तरह मम्मी पापा से भी इनकी मुलाकात हो जाएगी। मम्मी को जब मैंने बताया कि आप आए तो वो बहुत खुशी हुई। मुझे फ़ौरन बंगले की चाबी भी दे दी, वरना वह तो चाबी देने को भी तैयार नहीं थी। नहीं बरखुरदार, मैं अब सीधा घर जाऊंगा, अपने मम्मी पापा को मेरा सलाम कह देना, दादा गफूर ने फैसला सुनाया। आशीष गाड़ी को अपने घर ले गया। जब घर आ गया तो हरबंस मामू गाड़ी से नीचे उतर गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके खिड़की से दादा गफूर से हाथ मिलाया। अच्छा, खुदा हाफिज़, मैं 1-2 दिन में आपके पास आता हूँ। मामू ने दादा से विदा ली, फिर आशीष से मुखातिब होते हुए कहा, चलो बेटे। गाड़ी आगे बढ़ गई तो मामू ने कॉल बेल का बटन दबाया। वह जिस बात से परेशान थे वह मसला आसानी से हल हो गया था। सच तो यह था कि वह आशीष से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आशीष को ये बताने की कि नीलम अब उस खाली बंगले में नहीं है। अब दादा गफूर उसे बता भी देंगे और समझा भी देंगे। दादा गफूर ने ऐसा ही किया था। गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ गई तो दादा गफूर आशीष के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आशीष बेटे, ज़रा गाड़ी रोको। आशीष ने फौरन गाड़ी सड़क के किनारे पर रोक दी और हैरत से दादा की तरफ देखा। खैरियत तो है दादाजी? हाँ खैरियत है, मैं ज़रा तुम्हारे पास आ जाऊँ? यह कहकर वह गाड़ी से बाहर आए और फिर अगला दरवाज़ा खोलकर आशीष के बराबर बैठ गए। अब चलो, तुमसे एक बात करनी थी, पीछे बैठकर ना हो पाती। जी कहिए, आशीष गाड़ी बढ़ाते हुए बोला। आशीष बेटे, मैं तुम्हें एक अच्छी और एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ, सुन लोगे? जी क्यों नहीं, आशीष ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। जो अच्छी खबर है वह भी बुरी खबर के अंदर दब गई है, इसलिए बड़े हौसले की ज़रूरत है। मैं तुम्हें एक समझदार और बड़े हौसले वाला लड़का मानता हूँ। तुमने आज तक बड़ी हिम्मत से काम लिया। तुम समझदार भी हो, अक्लमंद भी हो और बड़े धैर्य धीरज वाले भी। दादा गफूर ने शब्द चुन चुनकर भूमिका बांधी। जी दादा, इस ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इत्मीनान से कहा, आशीष ने बड़े सुकून से कहा, लेकिन अंदर से उसका सुकून बिखर चला था। तुमको कुछ अंदाज़ा है कि मैं खाली बंगले में क्यों गया था? दादा गफूर ने सवाल किया। जी नहीं, मैं उस खाली बंगले में एक बात की तस्दीक करने गया था। किस बात की? आशीष ने पूछा। मामले की जड़ की जानकारी पाने को जो अमल मैंने किया था, उसमें ऐसा लगा था जैसे उस उत्पाती प्रेत ने उस बंगले को छोड़ दिया, दादा गफूर ने बताया। और फिर जब मैं और तुम्हारे हरबंस मामू उस बंगले में दाखिल हुए तो इस बात की तस्दीक हो गई कि पीरागढ़ी का वह प्रेत बंगला छोड़ गया है। ओह सच दादाजी? हाँ, वह बंगला बिल्कुल खाली है। सारे कमरे खुले हुए थे, यहाँ तक कि वहाँ उस प्रेत की जलाई हुई मोमबत्ती भी नहीं थी, दादा गफूर ने आगे बताया। दादा, ये खबर आपने मुझसे अब तक छिपा कर क्यों रखी?
ये सब मुझे वहीं क्यों नहीं बता दिया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि नीलम उस निर्दयी के शिकंजे से मुक्त हो गई। और अब खुशी के इस एहसास के साथ ही अचानक आशीष के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। एक बिजली सी गिरी। उसने सोचा, अगर पीरा गढ़ी का प्रेत बंगला छोड़ गया है और वहाँ उसकी जलाई हुई मोमबत्ती भी नहीं है, तो फिर नीलम कहाँ है? अगर वह आज़ाद हो गई तो ये लोग उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं है? उसे वहीं क्यों छोड़ा है? इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। दादा, आशीष की आंखों में प्रेत के भाग जाने की सुनकर जो चमक पैदा हो गई थी वह फौरन खत्म हो गई। आंखें धुंधला गई। वह उदास हो गया। अब वह बुरी खबर भी सुना दे। नीलम उस घर में नहीं है। दादा ने साफ सीधे शब्दों में कहा। नीलम भला वहां से कहाँ जा सकती है? आशीष ने दादा को संदेह भरी नजरों से देखा। दादा, खुदा के वास्ते जो सच है वो फौरन बता दे। मुझ में बड़ा हौसला है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। बस यही सच है बेटा। जब प्रेत उस बंगले को छोड़कर चला गया है तो नीलम वहां से कहाँ गायब हो गई? ये नामुमकिन है दादा। क्या नीलम मर गई है? आप लोगों ने वहां उसकी लाश देखी? नहीं आशीष, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ, तुम वापस चलो। उस बंगले में जाकर खुद देख लो। पर फिर वो गई कहाँ? मेरा ख्याल है कि वो शैतान उसे अपने साथ ले गया। ये तो बहुत बुरा हुआ दादाजी। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे तलाश करने की कोशिश करूंगा। तुम मुझसे एक वादा करो। तुम नीलम के जाने का दिल पर असर नहीं लोगे। वैसा ही सब्र दिखाओगे जैसे अब तक दिखाते आए। ठीक है? जी ठीक है, आशीष ने शांत भाव से जवाब दिया। हरबंस मामू के साथ जाकर इमली वाले बाबा से मिलो। वह कोई पहुंची हुई हस्ती मालूम होते हैं। उन्हें सारे हालात बताओ। देखो वह क्या कहते हैं, फिर आकर मुझे बताना। मैं अपने तौर पर भी कुछ करता हूँ। दादा गफूर ने समझाया। इसके बाद फिर उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दादा गफूर ने उसे सुनाने को तो यह खबर सुना दी थी और अपनी तरफ से समझा भी दिया था, लेकिन खुद उनका दिल अंदर ही अंदर कहता जा रहा था कि प्रेत का बंगला छोड़ना और नीलम की गुमशुदगी एक संगीन करवट है और भविष्य के बारे में कुछ भी कह पाना संभव ना था। दादा गफूर को उनके फ्लैट पर छोड़कर आशीष वापस अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर सभी ने उसे चिंतित व हमदर्दी भरी नज़रों से देखा था। आशीष ने कोशिश करके थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की और इस मुस्कुराने की कोशिश में उसकी आंखें भर आईं। वह चुपचाप सोफे में धंस गया। शारदा उठकर उसके करीब आ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, छोड़ा है दादा गफूर को? जी मम्मी। आशीष का लहजा भावहीन था। दादा गफूर ने क्या कहा? मामू ने धीरे से पूछा। वही जो आप न कह सके। आशीष ने उनकी तरफ देखा। नाराज हो मुझसे? मामू उठकर उसके दाएं पहलू में आ बैठे। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। हाँ, तकदीर ज़रूर मुझसे नाराज़ है। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शारदा ने उसका हाथ दबाया। मम्मी, अब मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, आशीष ने निराशा से कहा। भैया, हौसला रखो। वर्षा भी चुप ना रह सकी। बेटा, इस तरह हिम्मत हार बैठोगे तो काम किस तरह चलेगा? बलवंत कपूर ने कहा। दादा कपूर ने कोई मशवरा दिया? मामू ने पूछा। वो कह रहे थे कि मैं आपके साथ जाकर इमली वाले बाबा से मिले। आशीष ने खुद को संभालते हुए बताया। ठीक है, हम सुबह फिर वहाँ चलते हैं। मामू ने रजामंदी दिखाई। जी। आशीष बस इतना ही बोला। वह कुछ सोच रहा था। हकीकत, अब तक उसने प्रेत के फरार और नीलम की गुमशुदगी को दिल से कबूल नहीं किया था। सोचते सोचते एक ख्याल उसके दिमाग में आया, सॉरी दिल में आया, और वह अपनी माँ को संबोधित करते बोला, मम्मी, बंगले की चाबियाँ कहाँ हैं? चाबी तो तुम्हारे ही पास थी। वह तो सिर्फ गेट के ताले की चाबी है। मैं बाकी कमरों की चाबियाँ मांग रहा हूँ। वो अलमारी में रखी हैं, लाऊं? हाँ। क्या करोगे? हरबंस मामू ने उसे घूरते हुए पूछा। मामू, मैं खाली बंगले तक जाऊंगा। आशीष ने अपने दिल की कही। सब कमरों के ताले बंद करके देखूंगा। अगर सारे ताले बंद हो गए तो समझूंगा कि वहाँ अब कोई नहीं है, क्योंकि हमने जब वह घर खाली किया था तो कोशिश करने के बावजूद भी किसी कमरे का ताला बंद ना हो सका था। ठीक है, तुम जाकर सारे ताले बंद कराओ। मामू ने कुछ सोचकर सहमति दर्शाई। वर्षा ने चाबियों का गुच्छा लाकर आशीष के हाथ पर रखा। वह चिंतित स्वर में बोली, भैया, आप वहाँ अकेले जाएंगे? अब अकेले जाने में क्या डर है जब वहाँ कोई है ही नहीं? आशीष उदासी से बोला। मामू को साथ ले जाओ, या कहो तो मैं चलूँ? बलवंत कपूर ने कहा। अरे नहीं पापा, आप आराम से बैठे, मैं भी आया। यह कहकर आशीष घर से निकल गया। गाड़ी गेट से बाहर ही खड़ी हुई थी। मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और फिर अपने पुराने बंगले का रुख किया। अगला दृश्य, रात हो चुकी थी। आशीष खाली बंगले पर पहुंचा तो बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। बंगले को देखकर खौफ की एक लहर उसके बदन में लहरा गई। उसने हिम्मत करके गेट पर पड़े ताले को खोला और गेट के पटों को जोर से धक्का दिया। गेट खुलता चला गया। मैं भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने गेट और घर के दरवाजे की बत्तियां जलाईं। फिर वह बंगले में प्रवेश कर गया। अब वह हर कमरे में दाखिल होकर लाइट जलाता चला जा रहा था। यूं सबसे अंत में वह अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा।
दरवाज़ा खोलने से पहले उसके दिल की धड़कनें अनायास ही तेज़ होती चली गई। इस कमरे से बहुत भयानक व दहशतनाक यादें जुड़ी हुई थी। फिर उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया और कमरे में कदम रखकर बत्तियां रोशन की। सारे कमरों की तरह यह कमरा भी खाली पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही था जैसा वह छोड़कर गए थे। बस एक फ़र्क था, अब इस कमरे के फर्श पर वह मोमबत्ती नहीं रखी थी। उसने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। उसकी नज़रें कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन कमरे में कुछ होता तो नज़र आता। उसने दीवारों को भी गौर से देखा था, इसी उम्मीद से कि शायद जाते जाते नीलम किसी दीवार पर ही कुछ लिख गई हो। लेकिन कुछ लिखा होता तभी तो नज़रों में आता। आशीष बुझे दिल से बाथरूम में दाखिल हुआ, लाइट ऑन की। बाथरूम में भी कुछ नहीं था। उसने ऐसे ही दरवाजे के पीछे झांका। उसका ख्याल था कि शायद दरवाजे के पीछे लगी खूंटियों पर नीलम का कोई कपड़ा इत्यादि रह गया। खूंटियों पर भी कुछ नहीं था, वे खाली थे। लेकिन फिर वह एकदम चौंक गया। दरवाजे के पीछे कुछ लिखा था। वह नीलम द्वारा ही लिखा गया था। उसने लिपस्टिक से कलम का काम लिया था। उसने लिखा था, आशीष मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल ना जाना। यह पढ़कर आशीष के दिल पर एक बर्छी सी लगी। उसके सीने के सारे जख्म खुल गए। वह जो बड़ी मुश्किल से संयम बांधे हुए था, सारे बांध टूट गए। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसने दरवाजे को पकड़ लिया। वह अपना माथा उस पर, उस लेखे पर टिका दिया। अब वह सिसक सिसक कर रो रहा था। पूरा शरीर ही तो जैसे कांप रहा था और समूची पीड़ा जैसे आंसू बनकर आंखों से बह रही थी। नीलम, मेरी नीलम, तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे अकेली क्यों छोड़ गई? अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ नीलम, मेरी नीलम? उसके आंसू, उसका विलाप, उसकी पुकार अगर कोई सुन लेता तो उसका दिल भी भर जाता। वह दरवाजे से चिपका जाने कितनी देर रोता रहा। तब सहसा उसे लगा जैसे किसी ने अपना नरम नरम कोमल हाथ उसके कंधे पर रखा। आशीष ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछता हुआ बाथरूम से निकल गया। कुछ देर वह कमरे में खड़ा रहा। फिर उसने कमरे की भी लाइट ऑफ की और बाहर आ गया। उसने इस कमरे के दरवाजे के ताले में चाबी लगाई और घुमाई तो ताला बंद हो गया। फिर उसने एक एक करके घर की सारी बत्तियां बुझा दी और बाहर निकल आया। उसने सब कमरों को ताला लगा दिया था। फिर उसने बंगले के मुख्य द्वार के ताले में चाबी घुमाई तो ये लॉक भी बंद हो गया। थके कदमों से चलता और भीगी आंखों से देखता और टूटे हुए दिल से सोचता वह गेट तक आया। गेट बंद करके गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल दिया। उसे यकीन हो गया था कि खाली बंगले में अब ना तो प्रेत है और ना ही नीलम। गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखों के सामने बार बार नीलम की तहरीर आ रही थी, आशीष मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल ना जाना। क्रीम कलर के दरवाजे पर लिखी हुई ये सुर्ख तहरीर उसके दिल पर छुरियां चला रही थी। उसका दिल डूबा जा रहा था। वह मुश्किल से ही घर के दरवाजे पर पहुंचा। गेट खुला हुआ था। उसने गाड़ी अंदर ले जाकर रोकी और गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हुआ। घर में उसने किसी से बात नहीं की। चाबियों का गुच्छा अपनी माँ के हाथ में रखा और अपने कमरे में चला गया। शारदा ने उसके पीछे जाना चाहा तो मामू और बलवंत कपूर ने उसे इशारे से मना कर दिया। उसे मत छेड़ो, उसका चेहरा तो देखो कैसा हो रहा है, जैसे बहुत रोकर आए हो। शारदा ने व्यथित स्वर में कहा, उसे अभी अकेला छोड़ दो। तुम उसके पास जाओगी तो वो और रोएगा और दुखी होगा। हरबंस मामू ने समझाए। अच्छा, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, देख तो आऊँ कि वह अंदर क्या कर रहा है, शारदा बोली। जाओ देखो। ममता से मजबूर शारदा को मामू ने रोकना ठीक ना समझा। शारदा ने फौरन आशीष के कमरे का रुख किया। यह अच्छा था कि आशीष ने अपना दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था। शारदा ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर भीतर झाँका। आशीष ने अपना बूट भी नहीं उतारे थे। वह बेड पर चित्त लेटा छत को घूर रहा था, किसी बहुत गहरी सोच में था। धीरे से खोलने पर भी दरवाजे पर आवाज़ हुई थी, जिसे सुनकर ही आशीष ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर अपनी माँ को देखा तो धीरे से बोला, आ जाओ मम्मी। शारदा ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। मुस्कुराती हुई अंदर आई और बोली, आराम कर रहे हो? अब आराम के सिवा रह ही क्या गया है? जिंदगी में जो हलचल थी वो तो चली गई। बेटा, चिंता क्यों करते हो? शारदा ने उसे तसल्ली दी। क्या हुआ, बंगले के सारे दरवाजे बंद हो गए? हाँ, हमारे कमरे से वह मोमबत्ती भी गायब थी, आशीष बोला। और मम्मी, मुझे उस घर से नीलम का एक मैसेज मिला है। कैसा मैसेज? शारदा ने उसके बैठते हुए पूछा। बाथरूम के दरवाजे के पीछे लिपस्टिक से लिखा है, नीलम ने यह संदेश। हाय। शारदा को बड़ी हैरत हुई। क्या लिखा है उसने? मम्मी, आशीष कुछ बता नहीं सका। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रो दिया। शारदा ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। वह बस उसके बालों में उंगलियां फेरती रही और उसकी आंखों के आंसू अपने दुपट्टे से साफ करती रही। कुछ देर बाद वर्षा कमरे में आई और माँ के निकट आकर धीरे से बोली, मम्मी, आपको पापा बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ, शारदा बोली। तब आशीष ने अपना सिर माँ की गोद से उठाकर नीचे रख लिया और दूसरी तरफ करवट ले ली। शारदा उसे वैसे ही छोड़कर बाहर आ गई।
वह टीवी लाउंज में पहुंची तो बलवंत कपूर थोड़ी खफगी के साथ बोले, इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा था। तुम वहां जाकर जमकर ही बैठ गई। शारदा ने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मामू को मुखातिब करते बोली, मामू, आपको मालूम है कि नीलम ने माँ आशीष के नाम क्या पैगाम छोड़ा है? पैगाम? कैसा पैगाम? मुझे नहीं मालूम। बाथरूम के दरवाजे के पीछे वो कुछ लिख कर गई है। मामू कुछ पूछने को थे कि तभी कॉल बेल बजी और हरवंश मामू का बेटा बलदेव, जो सूरत में एक बैंक में मैनेजर था, घर में दाखिल हुआ। बलदेव यहाँ अपने बाप यानी हरवंश मामू की तलाश में आया था। मामू सुबह से घर से निकले हुए थे और अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। बलदेव अपने घर पहुंचा था तो उसे सारे हालात की जानकारी हुई। हरवंश मामू एक बार पहले भी प्रेत के प्रतिशोध का निशाना बने थे, जिसमें बहुत नुकसान उठा चुके थे। इसलिए अब घर का कोई भी सदस्य नहीं चाहता था कि अब मामू इस मामले में कोई दखल दे। लेकिन किसी में ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मामला रिश्तेदारी और इंसानी हमदर्दी का था। गायत्री मामी खामोशी रहती थी। जानती थी हरबंस अपनी जिद व धुन का पक्का है और एक बार जो दिल में समा जाए करके ही छोड़ते थे। बलदेव बाप के सामने कुछ बोल दिया करता था और वह जब भी सूरत से आता था, घर फ़ोन करता था, तो अपने बाप को इस मसले से अब दूर रहने की चेतावनी ज़रूर देता। आज भी जब वह घर पहुंचा और उसे मालूम हुआ कि उसके पिता आशीष के साथ इसी चक्कर में निकले हुए हैं, तो मन ही मन तैश खाने लगा। आशीष के इस नए घर में फ़ोन नहीं था, सो कुशलता जानने को बलदेव खुद ही चला आया था। गायत्री परेशान हो रही थी और उनका परेशान होना भी स्वाभाविक था। तब बलदेव उनसे इस घर का पता लेकर निकल पड़ा था। बेटों को देखकर मामू मुस्कुराते हुए बोले, सब्र नहीं हो सका तेरी माँ को? पापा, आपको देर भी तो बहुत हो गई, बलदेव आदरपूर्ण लहजे में बोला। आशीष को जब मालूम हुआ कि बलदेव आया तो वह भी अपने कमरे से उठकर चला आया। आशीष को देखकर बलदेव आश्चर्यचकित रह गया। मैं फटी आंखों से आशीष को देखता रहा, फिर बोला, आशीष तुम यहाँ हो? बलदेव की हैरत का आशीष ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। वह तो अपने ही गम का शिकार था। वह धीरे से बोला, और मुझे कहाँ होना चाहिए था? शक तो मुझे मम्मी की बात से ही हो गया था। मैं परेशान भी हो गया था, लेकिन अब तो मैं यहाँ देखकर शक यकीन में बदल गए। बलदेव की हैरत अभी भी बरकरार थी। भाई बलदेव, क्या हुआ? आपको किस बात का यकीन हो गया? शारदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने आज आशीष को सूरत स्टेशन पर देखा था, नीलम के साथ, बलदेव ने जवाब दिया। और अब उन सबके हैरान होने की बारी थी। खबर निसंदेह विस्फोटक थी। सबके सब चौंक गए और हैरत से बलदेव को देखने लगे। तुमने आशीष को देखा था, वह भी नीलम के साथ? मामू ने जैसे तस्दीक चाहिए। जी पापा, बलदेव ने विश्वास के साथ कहा। पूरी बात डिटेल में बताओ, बलदेव कपूर बोल उठा। मैं सूरत से यहाँ अपने घर हमेशा अपनी कार में आता हूँ। आज कार खराब थी तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से ट्रेन में सफ़र नहीं किया है, बलदेव ने बताया। आज ट्रेन से सफ़र किया जाए। स्टेशन पहुंचा, मेरी गाड़ी आने में देर थी। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमने लगा। एक मुद्दत बाद प्लेटफॉर्म का हंगामाई माहौल बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ से जाने वाली एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ फर्स्ट क्लास का डिब्बा था। गाड़ी रुकते ही मेरी नज़र नीलम पर पड़ी। वह बर्थ पर बैठी थी और उसकी नज़रें ऊपर थी। वह शायद खिड़की खोलने वाले को देख रही थी। फिर मुझे खिड़की से आशीष का चेहरा नजर आया। फिर उसे चुप होते देख मामू ने तेजी से पूछा। नीलम की शक्ल देखते ही मैं खिड़की की तरफ बढ़ चुका था। जब मैंने आशीष को खिड़की से झांकते देखा तो मैंने उसे आवाज़ दी। बलदेव ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अपना नाम सुनकर उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों को देखकर मैं एक क्षण को ठिठक गया। वह इंसानी आंखें नहीं थी, और अब मैं ये भी यकीन से कह सकता हूँ कि किसी बिल्ली की आंखें थी। उस वक्त चूंकि मेरा ख्याल था कि मैं आशीष को अपने सामने देख रहा हूँ, इसलिए मैंने तब कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जबकि मुझे ये यकीन हो गया है कि वो आशीष नहीं था, तो वे आंखें अपने तमाम रहस्यों के साथ मेरे सामने है। बहरहाल आशीष ने अपना नाम सुनते ही फ़ौरन खिड़की गिरा दी। मुझे बड़ी हैरत हुई। कुछ गुस्सा भी आया कि आशीष ने ये क्या किया। मुझे देखकर भी खिड़की गिरा ली। उसने मुझे पहचाना तक नहीं, यह जानबूझकर अनजान बन रहा है। मुझे भी गुस्सा आ गया कि ये आशीष मुझे नहीं पहचानता तो ना पहचाने। ये अजनबी बन गया तो मैं क्यों ना अजनबी बन जाऊँ। बस यही सोचकर और इसी गुस्से में मैं भी खिड़की के सामने से हट गया। फिर ट्रेन भी कुछ देर बाद चली गई। फिर जब मैं घर पहुंचा तो सबसे पहले माँ जी से मैंने आशीष की शिकायत की थी कि वह अपनी बीवी के साथ दिल्ली जा रहा था, लेकिन स्टेशन पर उसने मुझसे बात तक नहीं की, बल्कि मुझे पहचान कर खिड़की बंद कर ली। तो माँ जी हैरान ही तो रह गई। एकदम वह पूरे यकीन के साथ बोली कि जिसे मैंने ट्रेन में देखा था वो आशीष हो ही नहीं सकता, क्योंकि आशीष तो आज सुबह ही पापा के साथ दादा गफूर से मिलने गया। अब जब शाम तक पापा घर नहीं पहुंचे तो और ज़्यादा फिक्र होने लगी। कितने ही अंदेशे दिल में पैदा होने लगे। तब माँ जी ने घबरा कर मुझे यहाँ भेज दिया कि हालात मालूम कर सकें। शुक्र है कि आप दोनों सलामत यहीं पर हैं। बलदेव ने आशीष व फिर अपने बाप की तरफ देखा और खामोश हो गया। बलदेव क्या खामोश हुआ, मानो सबकी जुबानें गूंगी हो गई।
किसी में हिम्मत ना रही कि सवाल करे। अब किसी सवाल की आवश्यकता ही कहाँ रह गई थी, सब कुछ ही तो सामने आ गया था। इमली वाले बाबा ने कहा था सांप निकल गया, और अब बलदेव का ये बयान एक ही कहानी थी कि पीरागढ़ी का प्रेत खाली बंगले को खाली कर गया था, और वह अकेला नहीं गया था, अपने साथ नीलम को भी ले गया था। और किस तरह और कहाँ ले गया था ये वेद भी अब खुल गया था। कुछ देर बाद वे हालत की इस नई करवट के बारे में विचार विमर्श करने लगी। अगला दृश्य। दादा गफूर ने आशीष को एक बार फिर इमली वाले बाबा से मिलने की सलाह दी थी, और अब मौजूदा हालत में तो उनसे मिलना और भी ज़रूरी हो गया था। वही अब आखिरी सहारा थे। सो अगले ही दिन हरबंस मामू और आशीष ने एक बार फिर उस जंगल का रुख किया था जिसकी नहर में इमली वाले बाबा का ठौर ठिकाना था। जंगल में दाखिल होकर जल्दी ही वे उस पगडंडी पर पहुंच गए जो उनकी जानी पहचानी जगह थी, और जिससे होकर आसानी से नहर तक पहुंचा जा सकता था। जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा था। आशीष बड़ा चौकन्ना होकर चल रहा था। उसकी नज़रें दाएं बाएं घूम रही थी। रुक रुक कर वह पीछे मुड़कर भी देख लेता था। आशीष, क्या परेशानी है? मामू ने पूछा। जी कोई नहीं, आशीष ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पगडंडी वाला रास्ता खत्म हुआ तो पथरीला रास्ता शुरू हो गया। फिर यह रास्ता खत्म हुआ तो आशीष को अपनी बनाई निशानी दिखाई देने लगी। नहर आ गई थी। फिर वे बाएं घूम गए। कुछ दूर चले तो इमली का वह विशाल तने वाला पेड़ दिखाई देने लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें पेड़ के तने में बना हुआ मेहराबी खोखा खाली नजर आया। इस रिक्तता के सामने पड़ा हुआ वह भारी पत्थर जिस पर इमली वाले बाबा आसन जमाकर बैठता था, वह भी खाली पड़ा था। इमली वाले चमत्कारी बाबा का दूर दूर तक पता नहीं था। पिछली बार भी तो ऐसे ही हुआ था कि बाबा कहीं नज़र नहीं आए थे, लेकिन फिर जब आशीष ने पानी में उतरने की तैयारी की थी तो बाबा पेड़ के पीछे से निकल आए थे। अब भी यही सोचा गया कि बाबा पेड़ के पीछे होंगे। मामू, क्या करना चाहिए? आशीष ने पूछा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। खैर, तुम ज़रा चबूतरे पर जाकर देखो। किस प्रकार की गड़बड़ मामू? मुझे यूँ लगता है जैसे इमली के पेड़ के पीछे अब कोई नहीं है। मैं देखता हूँ जाकर। आशीष ने अपनी जुराबे जूते उतारे, पहन के पहुँचे, ऊपर चढ़ाए और नहर में उतर गया। और फिर अभी उसने पहले ही कदम आगे बढ़ाया था कि एक बंदर पेड़ के पीछे से निकला और वो चक्कर भारी पत्थर पर बैठ गया। आशीष ने दूसरा कदम बढ़ाया तो एक और बंदर पेड़ की ओर से निकला और पत्थर पर बैठे हुए बंदर के सामने ज़मीन पर बैठ गया। आशीष ने तीसरा कदम बढ़ाया, एक और बंदर पेड़ के पीछे से निकला। अब आशीष जैसे जैसे कदम बढ़ाता, हर कदम पर एक बंदर पेड़ की ओर से निकलता और सामने आकर ज़मीन पर बैठ जाता। पहला बंदर पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और बाकी आने वाले बंदर दायरे की शक्ल में उसके सामने नीचे बैठते जा रहे थे। आशीष नहीं जानता था कि ऊपर चबूतरे पर यह सब क्या हो रहा है। चबूतरा आशीष के कद से काफ़ी ऊंचा था। उसे वहाँ के सूरत हाल सीढ़ियाँ चढ़कर ही मालूम हो सकती थी। हरबंस मामू नहर के किनारे खड़े हुए थे। उन्होंने बंदरों का ये रहस्यमय आगमन देख लिया था। बंदरों का पेड़ की ओर से निकलना अब भी जारी था, और मामू शायद जान गए थे कि इन बंदरों का क्या इरादा। उन्होंने आशीष को पुकारा। आशीष! जी मामू। आशीष ने बढ़ता हुआ कदम रोककर हरबंस मामू की तरफ देखा। वापस आ जाओ। क्यों मामू? आशीष को हैरत थी। जो मुझे नज़र आ रहा है वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। बहस मत करो, फौरन पलट जाओ। इस बार हरबंस मामू की आवाज़ में कोई ऐसी बात थी कि आशीष के बढ़ते हुए कदम रुक गया। वह लौटा और फिर जल्दी से नहर से निकल गया, और तब उसने किनारे पर चढ़कर उस इमली के पेड़ तले देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। अरे मामू, ये इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? बस अब वापस चलो। लेकिन मामू, आशीष ने कुछ कहना चाहा। ये लेकिन का वक्त नहीं है। इन बंदरों ने अगर हम पर हमला कर दिया तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। मामू ने उसका हाथ थामा और उसे जंगल की तरफ खींचने लगे। फिर जब वह उस इमली वाले पेड़ से और उस बानर सेना से दूर आ गए तो हरबंस मामू ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये सब क्या था मामू? आशीष ने पूछा। यह जंगल का भेद है, एक तिलिस्म। मामू ने गोलमोल बात की। और इमली वाले बाबा? वह इस वक्त इस पेड़ के नीचे नहीं थे। अगर थे तो हमसे मिलना नहीं चाहते थे। ये आप कैसे कह सकते? आशीष ने पूछा। ये मेरा अंदाज़ है। तुम जानते ही हो कि मेरे अंदाजे कितने सही होते, मामू ने हंसकर कहा। हरबंस मामू का यह अंदाज़ा सही था या गलत, इसकी पुष्टि संभव नहीं थी। वे दोनों इस बार वहाँ से निराश ही लौटे थे। उनकी मुलाकात तक इमली वाले बाबा से नहीं हो सकी थी। आशीष के दिल पर घटा सी छा गई। हर तरफ अंधेरा सा फैल गया। नीलम खाली बंगले में थी तो कम से कम इस बात की आशा तो थी कि वह एक न दिन प्रेत के चंगुल से आज़ाद हो जाएगी। अब आशा की वह किरण भी खत्म हो गई थी। पीरागढ़ी का प्रेत नीलम को ले उड़ा था, और कोई नहीं जानता था कि वह शैतान नीलम को कहाँ ले गया था। अब वह उसे कहाँ तलाश करे, कैसे हासिल करेगा? जिससे मदद व मार्गदर्शन की आशा थी वह भी गायब हो चुका था। इमली वाले बाबा की जगह बंदरों से मुलाकात हुई थी। हरबंस मामू और दादा गफूर की जैसे बेबस होकर रह गए थे। उनके पास भी अब आशीष के लिए झूठी तसल्लियाँ रह गईं। बहरहाल
प्रेत के खाली बंगले से चले जाने और इस बात की गवाही मिल जाने के बाद वह नीलम को अपने साथ ही ले गया। अब यह ज़रूरी हो गया था कि नीलम के माँ बाप यानी वेद प्रकाश व विमला को भी इस हादसे की सूचना दे दी जाए। सो बलवंत कपूर ने अपने फर्नीचर के शोरूम से दिल्ली फ़ोन किया। नीलम का पिता वेद प्रकाश ऑफिस जा चुका था। विमला घर पर मौजूद थी। उसने कॉल रिसीव की थी। हेलो। हाँ विमला जी, मैं बलवंत कपूर बोल रहा हूँ। बलवंत भाई क्या हाल है? विमला, इधर एक हादसा हो गया। बलवंत कपूर संजीदगी से बोले। हे प्रभु, खैर? विमला ने अपना दिल थाम लिया। क्या हुआ समधी जी, नीलम तो सक्षल है। विमला, नीलम को प्रेत ले उड़ा। हे भगवान, कांपी तो उठी थी विमला। कहाँ ले गया वो उसे? हाय मेरी बच्ची। कुछ नहीं मालूम, बलवंत कपूर ने मायूसी से कहा। अपने हरबंस मामू के बेटे बलदेव ने नीलम को सूरत के स्टेशन पर दिल्ली जा रही ट्रेन में देखा था। प्रेत ने आशीष का रूप धरा हुआ था। हे भगवान, अब क्या होगा? विमला चीखी तो पड़ी थी। वेद प्रकाश जी कहाँ हैं? वो अभी अभी ऑफिस के लिए निकले। मैं अभी उन्हें बता देती हूँ। हिमला, तुम लोग यहाँ क्यों नहीं आ जाते? बलवंत बोला। बलवंत भाई, अगर सीट मिल गई तो हम आज शाम ही वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, तुम लोग आ जाओ और फिर मिल बैठकर सोचे कि आगे क्या करना। इतनी भयानक खबर सुनकर भला विमला कहाँ रुक सकती थी। वह अपने पति वेद प्रकाश के साथ उसी दिन शाम को अहमदाबाद पहुंच गई। रवानगी से पहले वेद प्रकाश ने उन्हें अपने प्रोग्राम से अवगत करा दिया था, इसलिए आशीष उन्हें रिसीव करने को एयरपोर्ट पर मौजूद था। वह आई भी और चली भी गई, लेकिन ये बात तय नहीं हो सकी कि नीलम के सिलसिले में क्या किया जाए। विचार विमर्श के लिए अरबंस मामू भी उनके बीच शामिल थे, लेकिन किसी के पास भी इस विकराल समस्या का कोई हल नहीं था। सुझाव दिए गए। किसी ने कहा कि नील की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी जाए, लेकिन सवाल यह था कि पुलिस इस सिलसिले में क्या कर सकती थी। दो पुलिस ऑफिसर पहले ही काली बंगले में सजा पा चुके थे। फिर सोचा गया कि अखबारों में नीलम की फ़ोटो के साथ एक विज्ञापन दे दिया जाए, जिसमें नीलम को ही संबोधित होकर कहा जाए कि वह जहाँ कहीं भी है फ़ौरन अपने पते की सूचना दे। फिर ये तजवीज़ भी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि क्या ये ज़रूरी था कि नीलम इस विज्ञापन को देख लेगी? जाने प्रेत ने उसे कहाँ ले जाकर रखा होगा। नीलम में इतनी अकल तो है ही कि वह अगर इस पोजीशन में होगी तो खुद ही अपने ठिकाने से अवगत करा देगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी थी कि अगर उसने अपने पते की सूचना दे भी दी तो इससे क्या फर्क पड़ता था? वह इतने दिन खाली बंगले में रही थी तो किसी ने पीरागढ़ी के प्रेत का क्या बिगाड़ दिया था? विमला और वेद प्रकाश 2 दिन अहमदाबाद रहकर दिल्ली लौट गए। ममता की मारी विमला की हालत बहुत खराब थी। वह तो इस कल्पना से ही कांप जाती थी कि एक प्रेत उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। जाने उस शैतान ने उसका क्या हश्र किया होगा। अहमदाबाद से दिल्ली तक उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगला दृश्य। विमला और वेद प्रकाश के लौट जाने के बाद इन लोगों ने किराए का घर छोड़ दिया और अपने खाली बंगले में वापस आ गए। बंगले में शिफ्ट होने से पहले दादा गफूर को साथ लिया गया। उन्होंने इस बंगले में झाड़ फूक की। उस बंगले का चप्पा चप्पा दिखवाया गया। हर कमरे में अगरबत्ती जलाई गई। विधिवत पाठ पूजा कराई गई। तब जाकर ये लोग उस बंगले में वापस आए। उनकी पहली रात इस बंगले में बड़ी बेचैनी से गुजरी। ये लोग इस बंगले में शिफ्ट तो हो गए थे, झाड़ फूक व पूजा पाठ भी कराया गया था, फिर भी सारी रात धड़का लगा रहा कि जाने किधर से म्याऊं की आवाज़ आ जाए और सारा मामला उलट पुलट हो जाए। आशीष ने अपने बेडरूम में सोना चाहा था, लेकिन किसी ने भी उसे इसकी इजाज़त नहीं दी थी। सभी ने एक जुबान से कहा था, नहीं आशीष, अभी तुम वहाँ नहीं सोओगे। तब आशीष मजबूरन गेस्ट रूम में जाकर सो गया था। वह रात सकुशल बीती। फिर सारी रातें खैरियत से गुजरने लगी। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई थी, न काला बिल्ला दिखाई दिया, न कोई डरावनी सूरत नजर आई थी। सब कुछ सामान्य व नॉर्मल रहा था। पहले का सा सुकून व शांति थी। घर में तो सुकून व शांति थी, लेकिन आशीष का सुकून तो लुट चुका था। वह अपने बेडरूम में सोने लगा था। इस कमरे से बड़ी भयावह यादें जुड़ी थी। इन यातनापूर्ण यादों के बावजूद आशीष को इस कमरे में सुकून मिलता था। नीलम का अधिकांश वक्त इसी कमरे में गुजरा था। वह इसी बेड पर सोई थी। इस कमरे की हर चीज़ को उसने छुआ था। नीलम के महकते वजूद की महक जैसे अब भी इस कमरे में रची बसी हुई थी। आशीष जब भी इस कमरे में दाखिल होता तो जाने के उसे यही एहसास होता कि नीलम उसके आसपास ही है। बाथरूम के दरवाजे पर लिखा हुआ उसका आखिरी संदेश, आशीष मैं तुम्हारी, मुझे भूल न जा, बड़ा तड़पाता था। आशीष जब भी बेडरूम में जाता तो दरवाज़ा बंद करके लिपस्टिक से लिखे हुए इन सुर्ख शब्दों को धड़कते दिल के साथ देखता रहता, अपलक निहारता रहता। बीतते वक्त के साथ यह तहरीर भी हल्की होती जा रही थी। नीलम के इस अंतिम संदेश के अलावा आशीष के पास लिखा एक पत्र भी था, जो उसने नए घर से जाते हुए लिखा था, जिसमें उसने अपनी मजबूरियां दर्शाई थी और पीछा न करने की चेतावनी दी थी। दीवार और कागज़ पर लिखी ये तहरीरें ही तो जैसे आशीष की ज़िंदगी की निधि थी। वह जब भी अकेला होता, नीलम के लिखे शब्द उसके गिर्द गिर्द नाचने लगते, बिजली के न्यून साइन की तरह जलने बुझने लगते।
मैं बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेता और इन मोहब्बत भरे शब्दों को नाचते देख देख कर सो जाता। फिर आशीष ने नीलम की उस तस्वीर को भी, जिसमें वह दुल्हन बनी हुई थी, काफ़ी बड़ी करवा लिया था और इस 2 फीट चौड़े और 2.5 फीट लंबे खूबसूरत फ्रेम को अपने बेड के सामने दीवार पर टांग दिया था। वह लेटता तो नीलम का ये मुस्कुराता हुआ पोर्ट्रेट उसके सामने होता। नीलम का खिला खिला और मुस्कुराता हसीन चेहरा देखते देखते वह बरबस मुस्कुरा और पुकार उठता, नीलम तुम कहाँ हो। नीलम कहाँ थी ये किसी को भी मालूम नहीं था। बीते 2-3 महीनों में वह विभिन्न शहरों में दिखाई दी थी। विभिन्न लोगों ने उसे देखा था। अहमदाबाद से गए हुए नीलम को अभी 1 सप्ताह ही हुआ था। यानी ये उस वक्त की बात है जब पीरागढ़ी कपड़े उसे सबसे पहले उसके मायके के शहर में लेकर पहुंचा था। नीलम इस शहर में पली बड़ी थी, जवान हुई थी। यहाँ उसके माँ बाप थे, बहुत सी सहेलियत। वह घर था जिसके आंगन में उसने पाँव पाँव चलना सीखा था और इसी आंगन से उसे डोली में बैठाया गया था। स्कूल, कॉलेज, बचपन की मासूम शरारतें, जवानी की शौकियाँ, यहाँ क्या नहीं था। नीलम ने इस शहर के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो वह झूम सी गई। दिल्ली से विदा हुए हालांकि उसे अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उसे यही महसूस हुआ जैसे वह 1-2 साल बाद दिल्ली वापस आई है। बेशुमार यादों ने उसे आ घेरा, हर तरफ से खुशबू सी आने लगी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर उसने पीड़ागढ़ी के प्रेत की तरफ देखा, जो हूबहू आशीष था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो आशीष नहीं, बस वो अपनी आंखों से मार खाता था और इन आंखों को छुपाने के लिए उसने काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया था। उसने अपना नाम करल बताया था, प्रेतलोक का शहजादा करल। नीलम उसे इसी नाम से संबोधित करती थी। करल, नीलम ने उसे बुलाया। हाँ। पीरागढ़ी का प्रेत इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या बात है जान, मैं अपने घर जाऊंगी। कहाँ, अहमदाबाद? पीरागढ़ी के प्रेत ने सूटकेस उठाया और आगे बढ़ गया। नीलम उसके साथ साथ चलने लगी। नहीं, अपने मायके। लेकिन यह बात तो रास्ते में तय हो चुकी है कि तुम अपने माँ बाप के घर नहीं जाओगी। क्या हो जाएगा अगर चली जाऊंगी तो? अब बेवकूफ़ी की बातें ना करो। तुम अपने घर गई तो बहुत खराबी पैदा हो जाएगी। वे लोग तुम पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब तुम पर मेरे सिवा किसी का कब्जा नहीं हो सकता। हम इस शहर के सबसे बड़े होटल में ठहरेंगे। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ले चलूँगा। खूब घूमो फिरो, ऐश करो। अब मौज मस्ती और घूमने फिरने को ही अहमदाबाद से निकले। यह सुनकर नीलम खामोश हो गई। वह जानती थी कि यह शैतान बहुत ज़िद्दी है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने ही मन की करनी थी। टैक्सी में वे शहर के एक बड़े होटल में पहुंचे। कमरे में पहुंचकर नीलम ने कॉफ़ी मंगवाई। कॉफ़ी पीकर वह कुछ देर आराम करने के लिए बेड पर लेट गई। पीरागढ़ी के प्रेत ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जब वो वापस पलटा तो काला बिल्ला बन चुका था। वो उछलकर बेड पर आया और नीलम के खूबसूरत कोमल पाँव से लिपटने लगा। अगले दिन वो नीलम को हुमायूं के मकबरे की सैर कराने ले गया, दूसरे ऐतिहासिक स्थल भी देखे और फिर वे उसे चिड़ियाघर ले गए। वे पुराने किले के खंडरों में घूमे और दिन ढले इंडिया गेट पहुंचे। नीलम का दिल कहीं नहीं लगा था। पीरागढ़ी के प्रेत ने मानव रूप जरूर धर लिया था, लेकिन वह इंसान नहीं था, इसलिए उससे कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हो जाती थी। कभी वह चश्मा लगाना भूल जाता तो नीलम उसे टोकती। दिन ढले हुए इंडिया गेट पर बोटिंग कर रहे थे कि अचानक ही वो किश्ती को चप्पू में चलाते चलाते प्रेत बन गया। परिणाम स्वरूप किश्ती खुद ब खुद हरकत में आ गई, यूं चलने लगी जैसे मोटर बोट हो। किनारे पर खड़े लोगों ने इस किश्ती को बड़े आश्चर्य से देखा, जो बगैर चप्पू के चल रही थी और वह भी खासी गति से। तब नीलम ने घबराकर उसे टोका, करल ये क्या कर रहे हो? पीरागढ़ी के प्रेत को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और वह इंसान बनकर अपने हाथों से किश्ती खेने लगा। इंडिया गेट से वापसी पर उन्होंने चांदनी चौक का रुख किया। वो नीलम को कुछ शॉपिंग कराना चाहता था। नीलम ने चांदनी चौक से सीधे कपड़ों की उस दुकान का रुख किया जहाँ से वह हमेशा कपड़े खरीदा करती थी। वह कपड़ों की एक प्रसिद्ध व बड़ी दुकान थी। इस दुकान का मालिक ज्ञानचंद नीलम को अच्छी तरह पहचानता था। ज्ञानचंद विमला के सगे न कजिन ही था। नीलम ने कुछ सोचकर ही इस दुकान का रुख किया था। नीलम दुकान में दाखिल हुई तो ज्ञानचंद उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आओ नीलम बेटी। अच्छा, दामाद जी भी साथ है? वह बोला। वह करल को नमस्ते कहते हुए मिलने के लिए अपना हाथ भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। पीरागढ़ी के प्रेत ने मुस्कुराते हुए उसकी नमस्ते का जवाब दिया, लेकिन मिलाने के लिए अपना हाथ पैंट की जेब से बाहर नहीं निकाला। तब ज्ञानचंद ने जेब कर अपना हाथ पीछे कर लिया और नीलम से संबोधित हुआ। आप कब आई नीलम बेटी? मैं कल आई। और सुनाइए आप कैसे? सब भगवान की दुआ है। कल ही तो विमला बहन जी से फ़ोन पर बात हुई थी। उनके मतलब का कपड़ा आया हुआ, इसलिए मैंने फ़ोन किया था कि आकर देख जा। उन्होंने आज आने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने आपका जिक्र नहीं किया। भूल गई हूँ, नीलम ने कहा और फिर उसकी तरफ देखा। वो अब बुद्ध बना कुर्सी पर बैठा था। आपको क्या दिखाऊं बेटी? कोई नया सूट या सूट का कपड़ा आया हो तो दिखाए। ज्ञानचंद ने खुद लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े दिखाए। नीलम ने 2 सूट के कपड़े खरीदे और पेमेंट कर दी। फिर वे दोनों
कटरे से बाहर निकल निकल आए। अजीब सा यूँ हो रहा कि कटरे की एक गली से ये लोग बाहर निकले व दूसरी गली से विमला व वेद प्रकाश दाखिल हुए। पीरागढ़ी के प्रेत को इंसानों के बीच अगर बेचैनी शुरू हो जाती थी। गली के अंदर खासा रश था। उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने जल्दी से नीलम का हाथ थामा और तेजी से मेन रोड पर आकर टाउन हॉल की तरफ खुले में निकल गई। उसकी ख्वाहिश नीलम के लिए आभूषण खरीदने की भी थी, लेकिन व्याकुलता ऐसी बड़ी थी कि वो नीलम का हाथ थामे गांधी ग्राउंड की तरफ निकल गया और फिर वे वहां से पुराने स्टेशन की तरफ आ गए। उन्होंने स्टेशन के बाहर से टैक्सी पकड़ी और अपने होटल लौट आए। अगला दृश्य। पीरागढ़ी का प्रेत नीलम को हर तरह से प्रसन्न रखने को प्रयत्नशील था। उसने दिल्ली का चप्पा चप्पा उसे दिखाया, वे जगह भी दिखाई जिन्हें नीलम ने दिल्ली में रहते हुए पहले कभी नहीं देखी थी। नीलम के मुंह से निकला हुआ शब्द जैसे आदेश होता था। वह कोई भी ख्वाहिश करती, पीरागढ़ी का प्रेत फौरन उसकी फरमाइश पूरी कर देता। लेकिन नीलम के दिल की कली फिर भी न खिलती। वह बस उस शैतान का दिल रखने को मुस्कुरा देती। उन्हें दिल्ली में आए सप्ताह हो गया था। प्रेत करल हर पल हर घड़ी नीलम के नाज उठाने में लगा रहता। इस वक्त भी वह होटल के कमरे में उसको खुश करने में व्यस्त था। नीलम कुर्सी पर बैठी थी और वो सामने बैठा उसे प्यार भरी नजरों से निहार रहा था। इस वक्त वो शहजादा करल के रूप में था और नीलम को टकटकी बांधे देख रहा था। क्या देख रहे हो मुझे ऐसे? क्या खा जाने का इरादा है? नीलम अपनी बेचैनी दबाते हुए बोली। नीलम, मैं तुम्हें खा जाने वाली नज़रों से तो नहीं देख रहा। अच्छा फिर? नीलम ने व्यंग्य किया। मैं तो मोहब्बत की नज़र से देख रहा हूँ। मोहब्बत की नज़र? नीलम के होठ जैसे नफरत से सिकुड़ गए। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो मैंने तुम्हें दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे होठों पर मुस्कान नहीं आई। नीलम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम खुश हो जाओ। अच्छा ठहरो। पर पीरागढ़ी का प्रेत नीलम के कदमों में बैठ गया। उसने नीलम के पैर से चप्पल उतार कर एक तरफ रखी। उसके खूबसूरत पैरों को इस तरह देखा जैसे सेल्समैन जूतों के साइज का अंदाज़ा करने के लिए देखता है। और फिर पीरागढ़ी के प्रेत ने एक हाथ हवा में फैलाया तो तत्क्षण उसके हाथ में मोतियों की माला प्रकट हो गई। फिर उसने दूसरा हाथ फैलाया, इस हाथ पर भी मोतियों की एक लंबी सी माला आ गई। नीलम, ये दुनिया के बहुमूल्य मोती हैं जो मैं तुम्हारे इन हसीन पैरों की नज़र कर रहा। उसने ये कहते हुए मोतियों की मालाएं उसके पैरों में डाल दी। नीलम ने थोड़ा आगे होकर अपने पैरों को देखा और फिर एक झटका देकर इन मोतियों को परे कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह शुष्क लहजे में बोली। तब पीरागढ़ी के प्रेत ने उसके पैर पकड़ लिए और अपना सिर उसके कदमों में रख दिया। नीलम तड़प कर खड़ी हो गई और फुफकारी, ये क्या करते हो? फिर मैं क्या करूं? किस तरह तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट लो? मुझे बताओ, मैं और क्या करूं? मुझे आज़ाद कर दो। नीलम तीखे स्वर में बोली। यह सुनते ही पीरागढ़ी के प्रेत के तेवर बिगड़ गए। वह एक झटके से उठा और उसने एक हाथ घुमाकर नीलम के मुंह पर मारा। नीलम थप्पड़ खाकर कुर्सी से टकराई और बेड पर गिर गई। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द ना सुनूं, और अगर आइंदा तुमने आज़ादी की बात की तो ऐसी सज़ा दूंगा कि लोग तुम्हें देख कर ही सिर उठाएंगे। याद रखो, तुम्हें मेरे साथ ही जीना मरना है। नीलम कुछ न बोले। वह बेड पर औंधे मुंह बड़ी बड़ी देर तक सिसकती रही, और जब तक वह रोती रही पीरागढ़ी का प्रेत हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से माफ़ी मांगता रहा। फिर ये दूसरे दिन की बात है। नीलम और पीरागढ़ी का प्रेत बाहर घूमकर होटल वापस आए थे। रात का वक्त था। वे होटल में दाखिल हुए तो नीलम की नज़र अचानक सामने पड़ी। हालांकि विमला और वेदप्रकाश की उसकी तरफ पीठ थी, लेकिन नीलम को अपने माँ बाप को पहचानने में देर नहीं लगी। नीलम ने बेख्तियार और तड़प कर पुकारा, पापा। पीरागढ़ी के प्रेत ने भी विमला और वेदप्रकाश को देख लिया था। वेदप्रकाश शहर का एक प्रमुख फिल्म वितरक था। वह इस होटल में किसी फिल्म समारोह में शामिल होने आया हुआ था। इससे पहले कि नीलम भागकर इन दोनों के करीब जाती या उसके माँ बाप उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होते, प्रेत करल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूर कर देखा। तब नीलम को जैसे कुछ होश ना था। उसने ना तो अपने माँ बाप की सुध रही और ना ही अपनी। और फिर जब उसकी चेतना लौटी तो वह उस होटल के अपने कमरे में थी। खुद को होटल के कमरे में पाकर वह एकदम तड़प उठी और विचित्र अंदाज में चीखी, पापा, मेरे पापा। नीलम, ये क्या पागलपन है? अगर वो तुम्हारी पुकार सुन लेते या पीछे मुड़कर देख लेते तो क्या होता? काश वो मेरी आवाज़ सुन लेते, नीलम ने बड़ी हसरत से कहा। वो अगर तुम्हारी आवाज़ सुन लेते या पीछे मुड़कर देख लेते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, बस एक तमाशा होता। वह तुम्हें मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकते थे। अगर वे ऐसा करते तो नुकसान उठाते, अपनी जान से भी जा सकते थे। बहरहाल अब मैंने फैसला किया है कि हम अब इस शहर में नहीं रहेंगे। नीलम कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि इस शैतान के फैसले अटल होते हैं। नीलम अपने शहर में एक धुंधली सी आस के सहारे चली आई थी, इसी आशा में कि शायद यहाँ हालात कोई नई करवट ले ले। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और उसकी जान पीरागढ़ी के प्रेत से छूट जाए। माँ बाप से मिलने और घर न जाने का वादा प्रेत ने नीलम से ले लिया था।
नीलम ने वादा भी कर लिया था, लेकिन यह सच्चा वादा नहीं था। उसने यही सोचा था कि दिल्ली में उसे जब भी कोई आज़ादी की किरण दिखाई देगी वह फ़ौरन उसके पीछे लपकेगी, इस कैद की सलाखें तोड़ने की कोशिश करेगी, निकल भागने का रास्ता तलाश करेगी। और ऐसा उसने कर भी लिया था। उसने अपने माँ बाप को अपने इस शहर में मौजूदगी की खबर भिजवा दी थी। नीलम चांदनी चौक के बाजार में शॉपिंग की खातिर नहीं गई थी, वह उस दुकान में ज्ञानचंद को अपनी शक्ल दिखाने गई थी। वह जानती थी कि माँ विमला उस दुकान पर चक्कर लगाती रहती है और ज्ञानचंद से ऐसे संबंध है कि फ़ोन पर तो अक्सर बातें होती ही रहती। उसका विश्वास था कि ज्ञानचंद उसे अपनी दुकान पर देखेगा तो विमला व वेद प्रकाश से उसका जिक्र ज़रूर करेगा और यूं उन्हें नीलम की दिल्ली में होने का पता लग जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही था। नीलम की अतिक्रम सफल रही थी। उस दुकान पर पहुंचकर उसे मालूम हुआ था कि माँ विमला उस दुकान पर आने वाली है। नीलम अगर कुछ देर और वहाँ ठहर जाती और पीरा गढ़ी का प्रेत उसे वहाँ से न ले आता तो उस दुकान पर उसकी मुलाकात अपने माँ बाप से हो जानी थी। उस दिन वे एक गली से निकले थे तो दूसरी गली से विमला व वेद प्रकाश उस कटरे में दाखिल हुए थे। ज्ञानचंद ने उनका स्वागत करने के बाद सबसे पहले नीलम का ही जिक्र किया था। विमला बहन, आज नीलम बेटी आई थी, दामाद जी भी साथ थे, वे अभी अभी 2 सूटों का कपड़ा ले गई है। नीलम बेटी? विमला ने हैरत से कहा। वो अपने पति वेद प्रकाश की तरफ देखा। वेद प्रकाश ने आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा किया। वह नहीं चाहता था कि ज्ञानचंद को हालात की खबर हो, लेकिन साथ ही उसने बातों ही बातों में ज्ञानचंद से सारा विवरण उगलवा लिया। लेकिन इस विवरण से ऐसा कुछ भी न था जिससे अंदाज़ा हो सकता कि नीलम कहाँ ठहरी। माँ बाप दोनों ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि नीलम इस दुकान पर जानबूझकर आई थी कि उन्हें नीलम के शहर में होने की खबर मिल जाए, और ये अकलमंदी वाला प्रयास था। नीलम ने कम से कम इस शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास खुद दिला दिया था। नीलम इस शहर में कहाँ थी ये जानना आसान नहीं था। फिर इस बात का भी विश्वास नहीं था कि वे अभी कुछ दिन इसी शहर में रहेंगे या फिर वह शैतान उसके साथ किसी और शहर का रुख कर लेगा। घर पहुंचते ही विमला ने सबसे पहले अहमदाबाद फ़ोन किया तो संयोग से आशीष ने रिसीवर उठाया। आशीष बेटे, नीलम या दिल्ली में? विमला ने धमाका केस खबर सुनाई। क्या वो आपके घर पहुंच गई? नहीं, वह यहाँ नहीं आई, और अब तो ये भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। आज शाम वह कपड़े की दुकान पर आई थी। वह दुकान मेरे कजिन की है। उसने वहाँ से 2 सूट खरीदे और चली गई, विमला ने बताया। क्या वो अकेली थी? नहीं, उसके साथ वह शैतान प्रेत था, और मेरे कजिन ने उसे तुम्हारी शक्ल में देखा था। मेरा ये कजिन ज्ञानचंद नीलम की शादी में आया था। उसने तुम्हें देखा हुआ है, वह तुम्हें पहचानता है। अच्छा आंटी, आप मेरा इंतज़ार करें, मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ। यूँ आशीष दूसरे दिन दिल्ली में था। इधर आशीष दिल्ली पहुंचा, उधर नीलम को फ़ोन करने का मौका मिल गया। नीलम जब से ज्ञानचंद की दुकान से उबर आई थी उसके दिल में खलबली सी मची थी। वह पूरी रात सो नहीं सकी। वह यही सोचती रहती कि उसके माँ बाप को उसके बारे में मालूम हो गया हो, वे उसके लिए परेशान हो सकता है उन्होंने आशीष को भी फ़ोन कर दिया और आशीष यहाँ दिल्ली पहुँच चुका हो। पीरागढ़ी का प्रेत हर वक्त उस पर सवार रहता था। कभी भी शहजादे के रूप में हाजिर हो जाता था तो कभी काला बिल्ला बन जाता। होटल के कमरे से बाहर निकलता तो आशीष का रूप अपना लेता, यानी कि वह हर जगह हर वक्त किसी न किसी रूप में नीलम के साथ ही रहता। और नीलम इस फिक्र में कि वह किसी भी तरह फ़ोन करके बता दे कि वह इस वक्त कहाँ। वह अफसर की ताक में रहती कि वो शैतान कमरे से गायब हो तो वह फ़ोन करे, फिर उसे मौका मिल ही गया। पीरागढ़ी का प्रेत नीलम को नाश्ता कराने के बाद कमरे में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। नीलम कुछ देर कमरे में भटकती फिरी, कभी लेट जाती कभी टहलने लगती। वह बाथरूम में भी गई, लेकिन उसे उस शैतान के कहीं भी होने का एहसास नहीं हुआ। पीरागढ़ी का प्रेत यकीनन कमरे में कहीं नहीं था। तब नीलम ने जल्दी से रिसीवर उठाकर ऑपरेटर का नंबर मिलाया और उसे अपने घर का स्थानीय नंबर दिया, और रिसीवर फ़ौरन ही रख दिया। कुछ एक क्षण बाद ही घंटी बजी। नीलम ने रिसीवर उठाया। ऑपरेटर ने बताया कि नंबर मिल गया और बेल जा रही है। फिर उधर से किसी ने रिसीवर उठाया और धीरे से हेलो कहा। इस आवाज़ को सुनते ही नीलम के शरीर में सनसनी फैल गई। उधर फ़ोन उठाने वाला आशीष था। आशीष तुम? नीलम तुम कब आए? तुम कहाँ हो? अपना पता बताओ। आशीष में। नीलम उसे होटल का नाम बताने को थी कि अचानक कहीं से नोदार होकर काले बिल्ले ने उस पर छलांग लगाई। काले बिल्ले का गधे जैसा वजन नीलम बर्दाश्त नहीं कर सकी। बेड से नीचे कालीन पर गिरी। रिसीवर उसके हाथ से छूट गए। नीलम, नीलम, भगवान के लिए अपना पता बताओ, तुम्हें क्या हुआ? आशीष ने तड़प कर पूछा। तुम कहाँ हो? जवाब में लाइन पर काले बिल्ले की गुर्राहट सुनाई दी। हेलो हेलो, नीलम नीलम, तुम कहाँ हो नीलम? आशीष चीखा। पीरागढ़ी के प्रेत ने मानव रूप अपनाया और रिसीवर खामोशी से क्रैडल पर रख दिया। संबंध विच्छेद होते ही आशीष के दिल पर धुआं सा छा गया। नीलम की आवाज़ सुनकर जो उम्मीद बनी थी, जो खुशी हुई थी, वह जाती रही। नीलम फ़ोन पर यह नहीं बता सकी तो फिर क्या हुआ। आशीष ने इस कॉल से यह अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि वह कहाँ हो सकती। नीलम किसी के घर में नहीं हो सकती थी। वह शैतान तो नीलम किसी के घर नहीं ले जा सकता था। यह फ़ोन किसी पब्लिक बूथ से भी नहीं किया गया था।
वह फ़ोन किसी ऐसी जगह से किया गया था जहाँ नीलम इस वक्त अकेली थी। प्रेत कहीं गया हुआ था और वह जगह होटल का कमरा ही हो सकता था। अगले 2 दिनों में वेद प्रकाश व आशीष ने मिलकर शहर के कई छोटे बड़े होटल छान मारे। हर जगह आशीष व नीलम की नवविवाहिता के बारे में पूछा, मगर कुछ पता न चल सका। फिर उस रात एक बड़े होटल में एक फिल्म पार्टी थी। वेद प्रकाश विमला के साथ वहाँ पहुंचा था। उन्होंने आशीष को भी अपने साथ ले जाना चाहा, मगर आशीष ने इनकार कर दिया। उसके सिर में दर्द था, उसने घर पर ही रहना ठीक समझा था। इस होटल में भी विमला और वेद प्रकाश की मुलाकात नीलम से होते होते रह गई थी, और फिर अगले दिन सुबह ही पीरागढ़ी के प्रेत ने दिल्ली छोड़ दी। तो चलिए दोस्तों, प्रेत की दुल्हन के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। कब तक के लिए धन्यवाद।